Good evening, student. Today, in this topic, our first chapter, we will discuss the problem asked by the students. In that, some student told that how to write the scientific notation of numbers, and another told that sir, tell me a stoichiometric coefficient and the numerical based on the stoichiometric coefficient. One student told how to find the molarity and the relation. So one example for each cases I will explain in this question, because you have to do some examination. So first question, how we will write the numbers or any given digits in scientific notation. Suppose this is a number 625920 and you want kilometer. You want to write in scientific notation. So स्टूडेंट आपको पहले पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी को नंबर को लिखने के लिए डेसिमल के लेफ़्ट हैंड साइड में एक ही नॉन ज़ीरो डिजिट होना ज़रूरी है। मीन्स ये कि जो डेसिमल होगा, डेसिमल जैसे हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया तो ये राइट साइड है डेसिमल का और ये लेफ़्ट साइड है डेसिमल का। इस साइड में एक डिजिट का होना कंपलसरी है, दो डिजिट को रॉन्ग नोटेशन बोला जाएगा। इधर आप कितनी भी डिजिट्स लिख सकते हैं और यहाँ पे जो नोटेशन लिखेंगे वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। दैट्स मीन ज़ीरो पॉइंट करके आप नहीं लिख सकते, यहाँ पे 1 पॉइंट होना कंपलसरी है। सो हमें अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन पे लिखना है तो अभी हम क्या कंसीडर करेंगे, नंबर है आपका 62592 इसका मीनिंग ये है कि आपका डेसिमल या तो यहाँ पे है या नहीं है, आप ना माने कोई बात नहीं है, और हमको डेसिमल को यहाँ पे लगाना है क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमको डेसिमल के पहले एक नंबर नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। तो अगर हम डेसिमल को यहाँ पे मानते हैं और डेसिमल को हम यहाँ लाते हैं तो हमें 1 2 3 4 5 प्लेसेस लेफ्ट में आना पड़ेगा। तो हम इसको लिखेंगे 6.25920 इंटू 10⁻⁵। हम जितने डिजिट लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे उतने को हम 10⁻⁴ के ऊपर लगाएंगे। फिर से देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, 34965.97 and you want to write 349.6 point, this is the point 349, that's mean 34,964.97 सेंटीमीटर, और इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लाना चाहते हैं तो आपको ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे लाना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे लाएंगे तो आपको पॉइंट 1 2 3 4 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा। सो 3.4966597 इंटू 10⁻⁴। आप जितना लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, जितने प्लेस शिफ्ट करेंगे पॉइंट को, उसको 10⁻⁴ पे लिखना पड़ेगा। अगर आप देखते हैं कि ये डिजिट्स पॉइंट्स के बाद बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 10⁻⁴ ही रखना पड़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पॉइंट को लेफ़्ट साइड में ही शिफ्ट करना पड़े। फिर से देखिए, अगर कहीं पे लिखा है 0.000097, अब आपको पॉइंट के पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट का होना कंपलसरी है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, और पॉइंट आपका यहाँ पे है। अब आपको पॉइंट को यहाँ पे लाना पड़ेगा। जब यहाँ पे पॉइंट को लाएंगे आप 9 के बाद पॉइंट लाएंगे तभी पॉइंट के पहले एक डिजिट आएगी। तो आप इसको अगर लिखते हैं 9.7, तो आप कितने डिजिट पॉइंट को शिफ्ट करें, राइट साइड में जा रहे हैं पॉइंट को लेके 1 2 3 4 5। So you have to write
इंटू 10⁻⁻⁵। अगर हम राइट साइड में पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो हमें उसे 10⁻⁻ के ऊपर निगेटिव साइन लगा करके उसे करना पड़ेगा। अगर पहले से ही कोई नंबर पावर पे है, सपोज़ कीजिए रॉन्ग नोटेशन में लिखा हुआ है 62059 इंटू 10⁻12 माइक्रोन। अब आप इसको करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन में करना चाहते हैं, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉइंट है, क्योंकि इसमें कहीं पे पॉइंट नहीं, और पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे 6 के बाद, एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो आप पॉइंट को यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पे लाएंगे 6.2059 इंटू 10⁻, आप 12 तो पहले से था, आपने 4 डिजिट शिफ्ट किया है तो पावर पे +4, दैट्स मीन 6.2059 इंटू 10⁻16। I think you have got it. One more example I am writing to you. 0.0006 centimeter. So what you will write? You have to shift this point here. So 6.0 into 10⁻. How many places you shift? 1 2 3 4. 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। आप जब राइट साइड में पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो निगेटिव साइन पावर पे लगाएंगे, और जब लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे। आई थिंक यू हैव गॉट। ओके स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बच्चों ने मोलरिटी और नॉर्मलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में पूछा, बल्कि डायरेक्टली मोलरिटी निकालने के लिए नहीं बोला। मोलरिटी गिवन है, उसमें मास फाइंड आउट करना है। आज कुछ क्वेश्चन भी आया था, शायद बच्चे उसको कर नहीं पाए। सो नो प्रॉब्लम स्टूडेंट, यू आर स्टडिंग, इट इज़ अ स्टार्टिंग ऑफ क्लास 11, so you are feeling little bit problem, but you have to be strong in mathematical calculation, because if you want to do good score in CBSE as well as in the competition, so your 11th mathematical portion of chemistry, that should be very strong. So मोलरिटी पे जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, what mass of H2SO4 will be dissolved in 100 cc of decimolar solution. सो इस तरह का क्वेश्चन था, व्हाट मास ऑफ H2SO मीन्स ये कि कितना मास H2SO4 का। H2SO4 यहाँ पे सॉल्यूट की तरह है, सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 cc बोलें, ml बोलें, सेंटीमीटर क्यूब बोलें, सब बात एक है, और उसकी मोलरिटी दी गई है डेसीमोलर। सो डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन कैसे करेंगे? वेरी इजी इट इज़, लेकिन आप अभी थोड़ा नए, कुछ नए एडमिशन हुए हैं, कुछ नए लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रही। कोई डोंट फील इन्फीरियर, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेना है H2SO4 का, दैट इज़ 1 × 2 + 32 + 16 × 4। मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए, 1 × 2 प्लस सल्फ़र का 32 प्लस ऑक्सीजन इंटू, दैट मीन्स 16 × 4. So 2 + 32 + 64, that will be 98. Now in the question molarity is given, molarity decimolar means m/10 या 1/10 कह सकते हैं। मोलरिटी की जगह हम 1/10 मोल पर लीटर। अब हम मोलरिटी का फार्मूला लगाएंगे। मोलरिटी इज इक्वल्स टू ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम हमको लीटर में लेना है।
molarity, that's capital M, is equals to WB upon MB into V. मोलरिटी की वैल्यू क्या हमें है 1/10. हम M is the unit, we will write 1/10 here. WB, that's mean mass of H2SO4. What mass of H2SO4? Mass means W. WB हमें यही फाइंड आउट करना है, हम WB ही लिखेंगे. मॉलिक्यूलर मास यू हैव कैलकुलेटेड, दैट इज 98. 100 cc, दैट्स मीन 100 ml. हमको यहाँ पे लीटर में रखना है, तो 100 ml को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करें 1000 से डिवाइड करके 0.1, इसको क्रॉस पे ले जाएंगे. 98 विल गो हेयर, 0.1 हेयर. सो WB is equals to 98 into 0.1 upon 10, that's equal to 0.98 gram. So I think you have understand about it. Is not very tough. Now next question I am giving. If normality is given to you, not molarity, what we have to do? Suppose question is this: what mass of H3PO4 will be dissolved in 200 ml of solution. 200 ml of solution. So same thing, first of all we have to find the molecular mass of H3PO4 solution. Molecular mass of H3PO4, that's equal to 1 into 3 plus 31 plus 16 into 4. So 3 plus 31 plus 64. So that will be equal to 98. But dear student, नॉर्मलिटी के फार्मूले में मॉलिक्यूलर मास नहीं आता, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा ना, मोलरिटी इज इक्वल्स टू WB अपान MB इंटू V. यहाँ पे हम WB लेते हैं, यहाँ पे हम इक्विवेलेंट मास का यूज़ करते हैं, और इक्विवेलेंट मास निकालना है हमको. यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर मास का यूज़ नहीं करना है फार्मूले में. अगर मोलरिटी दी होती तो ये हमारा सक्सेस हो जाता. तो हमें इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है. तो और हम आपको पहले कई बार नॉर्मलिटी वाला जो वीडियो हमने आपको भेजा था उसमें इक्विवेलेंट मास निकालना बताया. इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपान एसिडिटी और बेसिसिटी. तो यहाँ पे ये H3PO4 के बारे में बताया भी था उस वीडियो में कि ये ट्राई बेसिक एसिड है, इसमें 3 से डिवाइड किया जाएगा, 98/3. तो 3 3 9, या आप यही वैल्यू रख लीजिए क्योंकि फ्रैक्शन में आएगा, फिर आपका आंसर वेरिएट करेगा, वहीं पे हम लोग डिवाइड कर लेंगे. नाउ फार्मूला नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू WB अपान E इंटू V इन लीटर. सो स्टूडेंट, हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, लेकिन हमने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में व्हाट मास ऑफ H3PO4 विल बी डिजॉल्व इन 200 ml ऑफ सोल्यूशन. यहाँ पे हमने नॉर्मलिटी नहीं दी है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी नॉर्मलिटी का यूज़ करना है हम कर सकते हैं. डिजॉल्व इन 200 ml ऑफ सेमी नॉर्मल सोल्यूशन. सेमी नॉर्मल सोल्यूशन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. सेमी नॉर्मल सोल्यूशन लिख सकता है, डेसी नॉर्मल सोल्यूशन लिख सकता है, बाई नॉर्मल. तो उसके अकॉर्डिंग आप नॉर्मलिटी रखेंगे. अगर ये इस तरह से नहीं लिखता तो ये भी लिख सकता है कि हैविंग नॉर्मलिटी 0.2, 0.10 या कोई और नॉर्मलिटी लिख सकता है. तो हमने सेमी नॉर्मल लिया है. सेमी नॉर्मल का मीन्स है नॉर्मलिटी 1/2. नॉर्मलिटी की जगह हम 1/2 रखेंगे. WB हमको फाइंड आउट करना है, और E की जगह हम 98/3 रखेंगे, और V हमें 200 ml दिया है जिसको हम 0.2 करेंगे. ये 3 ऊपर चला जाएगा. 98 दिस साइड, 0.2 दिस साइड, एंड 3 फर्स्ट गो हेयर एंड देन हेयर. सो 98 इंटू 0.2
upon 2 and 3, that's equal to WB. I think you can calculate and you can send this by writing the correct answer in the comment section. Okay students, जो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ने पूछा था वो है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ऊपर, कि जो हम कोई रिएक्शन लिखते हैं उसको बैलेंस करते हैं और बैलेंस करने के बाद उस पर न्यूमेरिकल या कैलकुलेशन करते हैं किसी सब्सटेंस को मिलाने के लिए कितने ग्राम दूसरे सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है या कितना वॉल्यूम उसका प्रोड्यूस होगा, यूज़ होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन है। सपोज़ कीजिए हम कोई रिएक्शन लिखते हैं NH4 whole twice CO3 plus H2SO4. So it will get NH4 whole twice SO4 plus CO2 plus H2O. इस रिएक्शन में अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 1 2N, that side also 2N, 8H and 2H 10H, and here 8H and 2H 10H, 1 carbon and 1 carbon, 3O and 4O, 7O, that's mean 4O to 6O, 1 7O, and 1 sulfur atom, that side also 1 sulfur atom. So this reaction is balanced, and what number we have used here before this, that is no one. No one means here 1 here. What is here 1? Here 1 1 1 मीन्स अगर मास का रेशियो की बात करेंगे तो इसके 1 और इसके मालिकुलर मास के रेशियो के टर्म्स में आएगा। लेकिन जब कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी रिएक्शन लिखी जाए उसमें बैलेंस ही होके आ जाए। अगर कोई दूसरी रिएक्शन लिखेंगे तो कुछ और बन सकता है। सपोज़ कीजिए हम लिखते हैं CaCO3 प्लस HNO3, सो you will get CaNO3 whole twice plus CO2 plus H2O. Now what we have to use? See here, yeah, there is one Ca, that's okay, 1 H and that side 2 H, so we have to multiply by 2 here, and 1 C 3O, and this is 6O, total 9O. In this side 2 3s are 6 and 2 8 1 9. So इस रिएक्शन में आपने देखा यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 2 आया, तो ये इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अगर आप इसको सही करेक्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 1, तो फिर आपकी रिएक्शन जो है कोई भी कैलकुलेशन उस पर करते हैं वो रॉन्ग हो जाता है। दैट्स मीन कोई भी हम रिएक्शन लिखेंगे, चाहे क्वेश्चन पेपर में दी हो या हमें खुद लिखनी हो, तो उसको हमको चेक करना है कि वो बैलेंस्ड है या नहीं बैलेंस है। अगर अनबैलेंस्ड रिएक्शन है तो हमको उसको पहले बैलेंस करना कंपल्सरी है। वन मोर रिएक्शन आई एम राइटिंग, सपोज phosphorus react with HNO3, so it will form H3PO4 plus NO2 plus H2O. So now see this side 1P, that side 1P, good, 1H, but in this side 3H and 2 to 3 to 5H, unbalanced, 1N and 1N balance. One hydrogen is not balanced in that, oxygen is also not balanced. So what we have to do? By using hit and trial method, we have to
balance it. You are seeing here 3 and 2, 5H. So we can put 5 here. Let me check. 5. So how many and 5? If we are adding 5, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 4, that's mean 4, 10 or 4 14 or 1 15, 5n. Yes, good. This is by chance कि एक बार में मैंने 5 लगाया और 5 से वो फिट हो गया. हिट एंड ट्रायल मेथड में हम नंबर को सिलेक्ट करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट रखते हैं. जैसे अब जब भी हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करते हैं तो उस चीज़ को देखते हैं जो सिंगल है. जैसे P सिंगल है तो अगर हमको बैलेंस करना है तो P को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है. अब इसमें स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? 1 5. यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1. अगर बाई चांस आप इसको गलत लिखते हैं, यहाँ पे मिस्टेक होती है, कोई भी चीज़ छूट जाती है, तो आपकी रिएक्शन जो है वो तो बैलेंस नहीं होगी और जो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी. सपोज़ कीजिए इस क्वेश्चन पे, इस रिएक्शन पे हम एक न्यूमेरिकल लिखते हैं. जैसे हमने रिएक्शन लिखी 40 ग्राम फास्फोरस एंड 100 ग्राम HNO3 are mixed. Find the limiting agent. Find the limiting agent. ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है और अगर आप इसको जान जाते हैं करना तो फिर आप न्यूमेरिकल बेस्ड सारे जो भी क्वेश्चन है सारे कर लेंगे. हमने रिएक्शन ऑलरेडी लिख रखी है और हमको दोनों चीज़ें मास के टर्म्स में दी गई हैं. 40 ग्राम फास्फोरस एंड 100 ग्राम HNO3. रिएक्शन हमको बैलेंस मिल गई है. तो स्टूडेंट हमें क्या करना है? पहले तो हम यहाँ पे कौन सा नंबर है? 1. इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, फास्फोरस 1 और फास्फोरस का एटॉमिक मास 31. रेशियो इसका स्टोइचोमेट्रिक यानी यहाँ पे HNO3 लिख ले. इसका स्टोइचोमेट्रिक 5 और इसका मास, मॉलिक्यूलर मास, दैट्स मीन क्या दिया गया, कैलकुलेट करेंगे हम 63 HNO3 H1 plus N14 plus 16 into 3. So molecular mass will be 63. So 5 into 63. हमको दोनों क्वांटिटी दे दी गई हैं. दोनों क्वांटिटी देने के मतलब है कि जब अगर वो एग्जैक्ट क्वांटिटी होंगी तो दोनों रिएक्शन कर जाएंगी और फिनिश हो जाएंगी. लेकिन अगर जैसे इससे क्या मीनिंग निकलता है, जब हम ये 31 ग्राम लें तो इसको हमको 5 into 63 दैट मीन 5 3 = 15 और 5 6 = 31, 315 ग्राम चाहिए. अगर ये हम 31 ग्राम लेते हैं फास्फोरस तो हमको नाइट्रिक एसिड कितना लेना चाहिए? 315. तो अब हम ये चेक करें कि हमने ये 40 लिया है और ये 100 लिया है तो हो पाएगा कि नहीं. तो हम एक जगह तो 40 रख देते हैं और दूसरी जगह वाली वैल्यू को हम मान लें कि वो हमें मालूम नहीं है. तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सो x इंटू 31 इज इक्वल्स टू 40 इंटू 5 इंटू 63. सो x इज इक्वल्स टू 40 इंटू 5 इंटू 63 अपॉन 31. इसका मीनिंग ये है कि जब हम इसको पूरा डिवाइड करें और सॉल्व करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग आएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 समथिंग आएगा. इसका मल्टीप्लाई 100 से ज़्यादा आएगा. कितना आएगा? जो हमें मास दिया गया था HNO3 का, उससे इसका मास जो निकाल रहे हैं कितना, यानी अगर हम ये 40 ग्राम लेते हैं तो ये कितना होना चाहिए?
100 से ज़्यादा ग्राम होना चाहिए, यानी कि ये फिनिश हो जाएगा, ये कम पड़ रहा है इस 40 ग्राम के लिए, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी और ये चीज़ आपकी बची रह जाएगी। 40 ग्राम के लिए बहुत चाहिए हमें, 100 ग्राम के लिए ये बहुत कम चाहिए होगा। तो ये हमारा फिनिश हो जाएगा, पूरा नाइट्रिक एसिड फिनिश हो जाएगा और हमारा फास्फोरस बचा रह जाएगा। तो जो रिएक्शन में जो चीज़ फिनिश हो जाती है, फिर से समझ लीजिए, अगर इसका मास कैलकुलेट ही कर लीजिए आप, ये तो हो गया इज इक्वस टू 40 इंटू 315/31। ये सपोज़ कीजिए आपकी वैल्यू आ गई 400 ग्राम, या जो भी आ जाए आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब आपको एक वैल्यू दी गई थी यहाँ पे 100 ग्राम, आप इससे इसको कंपेयर कर लीजिए। ये ज़्यादा है और ये आपके पास है ही नहीं इतनी, आपको तो 100 ग्राम दी गई और आंसर आपका कह रहा है कि 400 ग्राम होना चाहिए था। तो अगर ये ज़्यादा आता है, इसका मतलब कि ये कम पड़ रही है, फिनिश हो जाएगी ये। और अगर ये आंसर 100 से कम आता, 90 आता, तो इसका मतलब कि ये वाली क्वांटिटी कम पड़ रही है। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द लिमिटिंग एजेंट। और जब आपको ये पता चल गया कि इसमें ये लिमिटिंग एजेंट है, यानी 100 ग्राम पूरा यूज़ होगा और ये फास्फोरस कुछ बचेगा, तो हमें फिर क्या करना है, इसी डिजिट से आगे के कैलकुलेशन करने हैं। अगर आप फास्फोरस से कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो आप यहाँ पे 40 रेशियो इसका रेशियो पुट करेंगे और आंसर आपके रॉन्ग हो जाएंगे। और जब अगर आप ये लिमिटिंग एजेंट है 100 से HNO3 का रेशियो लेंगे, क्योंकि जब भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज़ करते हैं तो कोई भी एक रिएक्टेंट का, जैसे इसका रेशियो इसके साथ लिखा जा सकता है, इसका रेशियो इसके साथ लिखा जा सकता है, किसी का भी रेशियो किसी के साथ आप लिख सकते हैं। जैसे P रेशियो HNO3 लिख सकते हैं, P रेशियो H3PO4 लिख सकते हैं, या H3PO4 रेशियो NO2 लिख सकते हैं। तो हम एक रिएक्शन में कोई भी एक चीज़ मालूम होगी तो हम सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड, एंड फ्रॉम टुमारो आई विल सेंड यू the videos of the new chapter that will be atomic structure, and it is very interesting chapter. Be ready for the next and new chapter. Thank you.